देश में विपक्ष की राजनीति एक अलग ही लेवल पर चल रही है। बिहार की अलग, बंगाल की अलग, महाराष्ट्र की अलग, यूपी की अलग। सारे राज्यों में एक बात कॉमन है, विपक्ष का एक बड़ा असरदार हिस्सा इन प्रदेशों में उन राजनीतिक पार्टियों का है जो एक परिवार से जुड़ी, चाहे कांग्रेस हो, बिहार में आरजेडी हो, यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बंगाल में टीएमसी हो या महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट या फिर राज ठाकरे की एमएनएस या फिर कांग्रेस। मोदी कल्ट को काउंटर करने के लिए साम दाम दंड भेद टाइप फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। फिर चाहे महाराष्ट्र में मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के पहले उद्धव राज का मराठा बनाम हिंदी के मुद्दे को हिंसा वाली हवा देना, या फिर यूपी बिहार में जाति भेद वाला दाम, सारी कोशिश बस इतनी है कि किसी तरह मोदी के विकास वाली राजनीति पर रेख हो। क्या यह विपक्ष का एक बेचैनी भरा संघर्ष है अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को बचाने का? क्यों कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपनी पारिवारिक पार्टियों की साख बचाने के लिए और सत्ता को फिर से परिवार में लाने के लिए ये पार्टियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? क्या एंटी मोदी राजनीति के साथ क्या भेद, भ्रम और भावनाओं को भड़काने की लकीर पर बिछाई जा रही है? हार की हताशा, नकार दिए जाने की निराशा और खत्म हुई प्रत्याशा में विपक्ष की पॉलिटिक्स क्या भेद और सिर्फ भेद के फॉर्मूले पर अटकी है? क्या मोदी को काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास सकारात्मक राजनीति का एक भी कोना नहीं बचा? पर ये वही दो नवाब है जो ईसीआई से नहीं, ईएमआई से, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा से ग्रसित है और इसलिए परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं। उस समय पर भी रखा और आज भी। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है, वरना कर्नाटका, तेलंगाना में चुनाव आयोग ठीक है। जब तेलंगाना में 22 लाख वोट कटते हैं तब वो कांग्रेस पार्टी को भाता है, क्योंकि तब तो इंटेंसिव रिवीजन ठीक होता है। विपक्ष की भ्रम और भेद की राजनीति से अलग ब्रांड मोदी की राजनीति दुनिया में भारत को अलग पहचान देने की है। पिछले हफ्ते 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी को 4 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, जो बताता है कि ग्लोबल साउथ में भारत एक मजबूत प्लेयर के रूप में बीते 1 दशक में उभरा है। The world order created after the Second World War is changing fast. The revolution in technology, the rise of the global south, and shifting demographics are contributing to its pace and scale. मोदी के लिए चुनौती 3 साल अपनी ओर खींचा है। बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत के रोल और रिफॉर्म्स पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग तरह के टैरिफ फ्यूडलिज्म यानी कर सामंतवाद की व्यवस्था के साथ अपनी दूसरी पारी खेल रहे हों। जिस तरह से पीएम मोदी ने फिलहाल ग्लोबल साउथ की अपनी मुहिम पर फोकस किया है, उसे लेकर ऐसा लगता है कि वो इस रीजन में भारत की एक निर्णायक भूमिका को लेकर अब बेहद गंभीर है। The scale and speed of change in the world is unprecedented. There are fundamental shifts in the nature of politics and power. Free trade is under pressure. There are growing global divisions, disputes, and disparities. The voice of the developing world remains on the margins. India has always tried to bridge this gap. It is time for us to work together to give the global south its rightful seat at the right table. मोदी का ग्लोबल साउथ के साथ भारत के मजबूत रिश्ते और एकजुटता का सूत्र कितना असरदार हो सकता है, ये बात विकसित देश बखूबी समझते हैं। बदलते वक्त के साथ अब अफ्रीकन देशों के अलावा लैटिन अमेरिकी देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ पीएम मोदी ने मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए हैं। अपनी इन विदेशी यात्राओं में पीएम मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पीएम मोदी ने अब तक 17 विदेशी
संसदों को संबोधित कर लिया है। यह आंकड़ा कांग्रेस के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा दिए गए कुल भाषणों के बराबर है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 विदेशी संसदों को संबोधित किया था। इंदिरा गांधी ने 4, राजीव गांधी ने 2, मनमोहन सिंह ने 7 और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 संसद को संबोधित किया था। कुल मिलाकर कांग्रेस प्रधानमंत्रियों ने 70 वर्षों में 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने 2014 से अब तक यानी सिर्फ 11 वर्षों में ही इन 17 विदेशी संसदों को संबोधित कर एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये केवल नंबर भर नहीं है, बल्कि ये भारत की नई विदेश नीति का प्रतिबिंब है, जो अब हर मंच पर मुखर और असरदार है। मोदी का भारत सिर्फ दोस्त नहीं बना रहा, बल्कि उनकी विकास यात्रा में एक भरोसेमंद मित्र साबित भी हुआ है। So thank you very much, Prime Minister Modi. You are a champion among दोनों ही मोर्चों पर डटे हुए हैं। एक दशक की मोदी पॉलिटिक्स ने भारत के बदलाव के साथ राजनीति के एक बड़े परसेप्शन को बदला है। वो ये कि चुनाव सिर्फ जाति, धर्म या खोखले वादों से नहीं जीते जाते। केंद्र की राजनीति में गुजरात मॉडल को लेकर उतरे मोदी ने इतनी लंबी लाइन खींची कि जिसे विपक्ष आज तक पार नहीं कर सका, और घूमकर उसकी सुई वहीं आकर अटकती है जाति, भाषा और भ्रम भेद वाली पॉलिटिक्स पर। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। कई बातें तो विपक्ष को आज तक नहीं समझ आई कि देश की राजनीति में एक मॉडल का होना जरूरी है, जो जन अपेक्षाओं और देश के भविष्य से जुड़ता हो। जब तक ये बात विपक्ष को समझ नहीं आएगी, तब तक उसके लिए हर चुनाव के बाद आंगन को टेढ़ा बताने की मजबूरी बनी रहेगी। जिस देश में 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की हो, उस देश के वोटर को आंगन टेढ़ा कहकर बरगलाया नहीं जा सकता। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि देश में सब कुछ दुरुस्त हो गया। चुनौतियां तो हैं और रहेंगी, लेकिन लोग अब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और दुर्भाग्य से विपक्ष के पास जो 10-15 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो दिखा नहीं सकता। हाँ, मोदी के हर ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल जरूर उठा सकता है। मुझे लगता है 2012 से 14 इन्होंने सिर्फ यही काम किया, लिस्ट बनाई कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस देश गए और किस किस देश नहीं गए, फिर उस लिस्ट पे अमल करने निकले हैं। पिछले 11 साल से खबर आती है मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री ऐसे देश गए जहां 50 साल से कोई नहीं गया। अरे साहब, और वहां जाकर फिर एक और खबर आती है, बड़ा ऑनर मिल गया साहब उनको। देश को ऑनर मिलता है, और इस देश को ऑनर इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले 70-75 साल में इस देश ने अपने संबंध सबसे इतने अच्छे किए कि आज मोदी जी जो सोचते हैं कि उनको ऑनर मिल रहा है, ये उनको नहीं मिलता है, ये अवार्ड देश को मिल रहा होता है। इसलिए इन्हें ये समझ लेना चाहिए, मोदी इज नॉट द कंट्री। यही बदलाव है कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा वाली पार्टी अब कहती है कि मोदी देश नहीं है। ये सही भी है, कोई व्यक्ति या दल देश से ऊपर नहीं हो सकता। पर लगता है कांग्रेस को ये बात समझ आते आते बहुत देर हो चुकी है। परसेप्शन, परफॉर्मेंस और पॉलिटिकल तीनों पैरामीटर पर ब्रांड मोदी फिलहाल तो अनबीटेबल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की वीकेंड की क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर, ओवैसी, पीके, केजरीवाल, किसकी गलेगी दाल। पटना से दिल्ली तक सियासी समीकरण